Hello dear students, I welcome you to your own YouTube channel Career Launcher Academy Students, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अब तक हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था सेंटेंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम अपने सेंटेंस के टाइप सीख चुके हैं। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है और वो चाहता है कि मुझे सेंटेंस के काइंड सीखने हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग या सेंटेंस के काइंड को अच्छी तरह से सीखना है, तो वो प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सेंटेंस के काइंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि यहां से 9 to 12 में क्लॉजेस आते हैं, वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे ग्रेजुएशन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो ये फेवरेट टॉपिक हो जाता है किसका बेटा? किसका? एग्जामिनर का। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज की ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। सो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिले। सो पहला काइंड हमारा होगा रचना के आधार पर सिंपल सेंटेंस। ओके, पहला काइंड हमारा होगा सिंपल सेंटेंस। सेकंड हमारा होगा कंपाउंड सेंटेंस। कैसा होगा? कंपाउंड सेंटेंस। ओके, हम दूसरा काइंड हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। और थर्ड वन इज आवर कौन सा होगा हमारा? थर्ड होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं अच्छे से रचना के आधार पर तो हम आज कर ही रहे हैं, और हमने अर्थ के आधार पर कल किया था। हम एक बार उनको भी रिपीट कर देता हूं। पहला हमारा डिक्लेरेटिव, जिसके दो काइंड बताए थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। उसके बाद हमारा इंट्रागेटिव दो प्रकार के होते हैं, WH फैमिली से बनने वाले और W फैमिली से बनने वाले या हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, लेकिन रहते वो इंट्रागेटिव हैं। चाहे दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप यही कहेंगे कि सेंटेंस इंट्रागेटिव है। उसके बाद हमने बात की थी इंपेरेटिव की, उसके बाद बात की थी ऑप्टेटिव की, और उसके बाद बात की थी एक्सक्लेमेटरी की। और आज हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की। और मैंने कहा था कि जब टेंस सीखते समय या सिखाते समय बच्चों को यह कहा जाता है कि बच्चों, पहला जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है वो क्या है? सिंपल सेंटेंस है। ऐसा बच्चों को सिखाना कतई उनके साथ क्या है? नाइंसाफी है। और बच्चों को भी मैंने अक्सर यही कहते सुना है, जब टेंसेस सीखते हैं या हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि सर सिंपल सेंटेंस करवा दो। तो सिंपल सेंटेंस स्टूडेंट्स याद रखेंगे। आपको ये बता दूं कि जितने भी हमारे मीनिंग के आधार पर जो सेंटेंसेस हैं उन सभी को हम क्या कह सकते हैं? सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंपल कह सकते हैं, या हमको कंपाउंड भी कह सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। यानी कि देखिएगा, अगर मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, ये सिंपल सेंटेंस है। आई एम नॉट अ टीचर, ये कैसा सिंपल सेंटेंस है? ठीक है, व्हाट अ टीचर आई एम, किस प्रकार का टीचर हूं मैं, तो ये भी हमारा कैसा सिंपल सेंटेंस है। तो आपको कि सर सारे सिंपल हैं? हाँ, इसीलिए तो कहता हूं कि मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पहले कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? किस सेंटेंस को सिंपल कहा जाता है? तो पहले यही करते हैं, अ सेंटेंस। अब देखिए कैसे पहचाने कि सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। बहुत आसान है, इसमें ज्यादा उलझने वाली बात नहीं है। अ सेंटेंस which has a subject and a finite verb। जिस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, उस सेंटेंस को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अभी देखिएगा, ही टीचेस इंग्लिश। मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिखा कि ही टीचेस इंग्लिश, कि वह अंग्रेजी पढ़ाता है या इंग्लिश पढ़ाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ही हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बात कर रहे हैं फाइनाइट की। अगर आपको फाइनाइट नहीं आती तो मैं फिर कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा, फिर भी आप मेरी क्लोज के ऊपर जो वीडियो है वो जरूर देख लेना। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? हमारा ये क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो क्या करता है? जो काम को परफॉर्म करता है, जो
वो एक्शन को करता है, यानी कि क्रिया के एक्शन को जो परफॉर्म करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ये कौन सी वर्ब है हमारी, फाइनाइट वर्ब है, और इस सेंटेंस में एक ही वर्ब हुई इस हिसाब से, ठीक है। और इंग्लिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो शर्त थी सिंपल सेंटेंस बनाने की वो पूरी हो रही है, क्योंकि अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब में थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखेंगे, फाइनाइट वर्ब, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, विच चेंजेस, जो बदलती है, अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन, number and person of its subject as well as tense। जो क्रिया बच्चों आपको फाइनाइट वर्ब समझनी है, जो क्रिया बदलती है, बदलना तो समझ आ गया, किसके अनुसार, या तो नंबर के अनुसार, एक वचन बहुवचन होने से फर्क पड़ जाएगा अगर सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन है, या सब्जेक्ट कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, कौन सा है, तो उससे फर्क पड़ जाएगा। या जैसे ही टेंस चेंज करना हो तो तब भी क्रिया पर फर्क पड़ जाएगा। वो क्रिया जिसके ऊपर इन सब चीजों का प्रभाव होता है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और आपको ध्यान रखना बच्चों, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक फाइनाइट वर्ब चाहिए, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब आती है ना वो हमेशा ही फाइनाइट होती है। क्या होती है, फाइनाइट होती है। सो अभी देखिएगा, अब आप देखिएगा ये सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब क्या है, बदली है, यानी कि टीचेस हुई है, किसके कारण चेंज हुई है, सेंटेंस के पर्सन के अनुसार, क्योंकि हमारे पास ही है थर्ड पर्सन। अगर मैं इसका पर्सन चेंज कर देता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो क्या बनेगी, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। जो ES डिडक्ट हुआ है किसके कारण हुआ है बच्चों, वो सिर्फ क्या है, पर्सन के चेंज हो जाने से हुआ है। तो इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि टीच जो वर्ब है वो क्या है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर रही है, ढाल रही है, अपने आप को चेंज कर रही है। तो ऐसी वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और हमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट चाहिए। हमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, नॉन फाइनाइट हो सकते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब ज्यादा हो सकती है। एग्जांपल दे देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश का अध्ययन करना चाहता हूं। देखिएगा इस सेंटेंस में आई के साथ वांट आई है जो कि फाइनाइट वर्ब है, जबकि टू स्टडी हमारी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये कैसे प्रूव हो कि ये हमारी जो टू स्टडी है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिएगा एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ही करते ही वांट के बाद हमें एस लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही वांट्स टू स्टडी इंग्लिश। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, आप देखिएगा अभी हमने जैसे यहां पे अपना सब्जेक्ट चेंज किया तो वांट का क्या हो गया, यहां पे वांट्स हो गया, लेकिन स्टडी के ऊपर या टू स्टडी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। जो वर्ब जिसके ऊपर अपने सब्जेक्ट का, नंबर का या टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और हमें नॉन फाइनाइट से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, आपने क्या देखना, अगर आपको पूछा जाए कि गिवन सेंटेंस सिंपल है या नहीं है तो आपने क्या चेक करना है, वर्ब और सब्जेक्ट चेक करना है। अगर उसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, वर्ब कितनी भी हो सकती है लेकिन फाइनाइट एक ही है, तो आप ये कहेंगे कि गिवन सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो यहां से आप समझ पाए होंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं किसको, कंपाउंड सेंटेंस को। किसको करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड जैसे ही पता चल रहा है कि वहां पर हम हिंदी में इसको कहते हैं सिंपल को साधारण, और कंपाउंड को क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इस प्रकार से, देखो ये होता है अ सेंटेंस which has ठीक है at least टू सब्जेक्ट, जिसके पास दो सब्जेक्ट हों, एंड टू फाइनाइट्स
वर्ब्स। बच्चों याद रखना है कि जिस सेंटेंस के पास एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट हों और 2 ही फाइनाइट वर्ब हों, 2 ही फाइनाइट वर्ब्स हों, तो आप उस सेंटेंस को देखते ही कंपाउंड नहीं कह सकते। आपको ध्यान रखना है एंड अटैच्ड विद कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत आसान होने जा रहा है, टेंशन मत लेना। देखो मैंने ये कह दिया कि ऐसा सेंटेंस जिसके पास 2 सब्जेक्ट और 2 फाइनाइट वर्ब हो, कम से कम 2 सब्जेक्ट और 2 फाइनाइट वर्ब हो, और उन दोनों को किससे जोड़ा गया हो? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। में ये आसान बनाने की कोशिश करूं आपके लिए, नहीं तो ऐसा कहना चाहिए कि जो वाक्य, ऐसा वाक्य जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे 2 उपवाक्य जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, और अगर उनका वो कंजंक्शन हटा दें तो दोनों वाक्य अपने आप में अलग अर्थ रख सकते हैं, उनको किसी एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ज्यादा कंफ्यूजन में आने की आवश्यकता नहीं, उदाहरण देखोगे तो समझ पाओगे। अगर हम बात कर लेते हैं पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको याद करना है फैन बॉयज। क्या याद करना है? फैन बॉयज। फैन बॉयज एक तरह से कह सकते हैं एक फॉर्मूला है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का। F का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 है, A का मतलब यहाँ पे एंड है, N का मतलब यहाँ पे नोर है, B का मतलब यहाँ क्या? बट है, ठीक है। O का मतलब क्या है? यहाँ पे और है, ठीक है। और Y का मतलब यहाँ पे यट है, और S का मतलब यहाँ पे सो है, और मैं और लिख देता हूँ अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है। और हमारे जो कंजंक्शन और होते हैं बच्चों, कौन से? जो हमारे कोरिलेटिव होते हैं। कौन से होते हैं? कोरिलेटिव। कौन से होते हैं? कोरिलेटिव, ठीक है। उनका भी आपने ध्यान रखना है। कोरिलेटिव कौन से होते हैं? जो जोड़े में आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर। तो इनसे जुड़े हुए सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, एम यहाँ पे क्या है? हमारी फाइनाइट वर्ब है। इसी प्रकार से यू सब्जेक्ट है और आर हमारे क्या है? यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। सो इस प्रकार से अगर अंदर की बात की जाए तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, और इसको एंड से, जो कि एक फैन बॉयज के अंदर आता है, फैन बॉयज कनेक्टर के अंदर आता है, उससे जोड़ा गया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसको जोड़ा गया एंड से। जबकि एंड क्या है हमारा? कैसा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जहां भी स्टूडेंट्स हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, उससे जुड़े हुए 2 स्वतंत्र वाक्यों को जब जोड़ देता है वो, और एक नए वाक्य का निर्माण होता है, तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सो अब हम करते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन की अगर बात करें तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या कहती है? अ सेंटेंस विच हैज 2 सब्जेक्ट्स। इसके अंदर भी क्या होते हैं? 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है, एंड 2 फाइनाइट वर्ब। 2 फाइनाइट वर्ब्स। जहां पर हमारे पास 2 फाइनाइट वर्ब हों और 2 सब्जेक्ट हों, विच आर कनेक्टेड, जिनको कनेक्ट किया जाए विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आप समझ रहे हैं कंजंक्शन। देखिएगा ऊपर वाले जो फैन बॉयज हैं इनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। देखो बच्चों, जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से 2 फाइनाइट वर्ब को और 2 सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है तो सेंटेंस बनता है कंपाउंड। अगर वो कोऑर्डिनेटिंग इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, अब आप कहोगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? फैन बॉयज को छोड़ दो, बाकी सारे हमारे कौन से कंजंक्शन होते हैं? कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। का उदाहरण के लिए, ही सेड
ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वॉज नॉट गिल्टी, उसने कहा कि उसका कोई अपराध नहीं था, वो अपराधी नहीं था। तो ऐसे सेंटेंस को देखें, ही सब्जेक्ट है, सेड फाइनाइट वर्ब है। क्यों है फाइनाइट वर्ब? क्योंकि पहली से होती है इसकी वर्ब, और जो टेंस के अनुसार बदल के ये सेड बनी है। तो इसी प्रकार से पहली फॉर्म भी होती है, वॉज बनी है। तो कंडीशन पूरी, दो सब्जेक्ट दो फाइनाइट वर्ब हमारे पास हैं। लेकिन अब की बात, जोड़ने वाला जो कनेक्टर है वो फैन बॉयज में से नहीं है, जबकि जो फैन बॉयज के अलावा जो कंजंक्शन हमारे पास बचते हैं उनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जिस प्रकार के दो उपवाक्यों को क्या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा जाए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाए, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा सेंटेंस कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कनेक्टर से पहले जो होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और बाद वाले को कहते हैं, बाद वाले क्लॉज को कहते हैं हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस प्रकार से आपसे पूछा भी जा सकता है, सिंपल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होता है सिर्फ, कंपाउंड में दो प्रिंसिपल को जोड़ा जाता है, लेकिन जो कंजंक्शन के बाद वाला होता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स में भी दो क्लॉजेस को जोड़ा जाता है, कम से कम दो क्लॉज को जोड़ा जाता है। जो कंजंक्शन से पहले होता है या कंजंक्शन से अलग होता है वो होता है प्रिंसिपल, और कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज आता है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस प्रकार से थोड़ा क्लॉजेस को भी यहां से सीख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका जो एग्जाम में स्टूडेंट्स आना है वो क्या आना है, क्लॉज में आना, पहला तो आपका आएगा यही छाटना कि सेंटेंस को पहचानी, सेंटेंस कैसा है। देखिए मैं कहता हूं आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूं, मैंने ये लिख दिया एक सेंटेंस। तो पहला आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि गिवन सेंटेंस कैसा है, सिंपल है या कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। और वो टोटली किस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अंदर कितने सब्जेक्ट और कितनी फाइनाइट वर्ब आई हैं। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और वांट कैसी है, एफ वी फाइनाइट वर्ब है, जबकि स्टडी भी वर्ब है, लेकिन ये कैसा है, एन एफ वी नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके सामने हमारा टू आया, टू इन्फिनिटिव है, जो क्या है, सब्जेक्ट का असर यहां तक नहीं जाने दे रहा। और जिसके ऊपर सब्जेक्ट का असर नहीं होता, जिस वर्ब के ऊपर, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये सेंटेंस आपका कैसा है, सिंपल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। अगला देखिएगा, आई एम, ठीक है, एट होम, मैं घर पर हूं, बट माई ब्रदर इज इन स्कूल, लेकिन मेरा भाई कहां पे है, स्कूल में है। सो आप देखिएगा, आई फिर सब्जेक्ट है, एम यहां पे फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अगर आई को हटा के ही कर दें तो ही के साथ एम नहीं लग सकता, और जब एक वर्ब सबके साथ नहीं आ सकती, बदलती है, तो उसको कहते हैं हम फाइनाइट वर्ब। तो इसी प्रकार से माय ब्रदर यहां पे सब्जेक्ट है, और ब्रदर एक है तो इसके साथ इज है। अगर ब्रदर्स होता तो वहां आ रहा था, तो वो भी फाइनाइट वर्ब है। यानी कि हमारे पास एक क्लॉज इस सेंटेंस में ये है और एक क्लॉज ये है। क्लॉज आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी इसको ज्यादा समझने के लिए। और इन दोनों क्लॉजेस को क्या है, किससे जोड़ा गया है, बट से जोड़ा गया है। और बट किसका पार्ट है, फैन बॉयज का पार्ट है। और फैन बॉयज जो होते हैं वो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो उसके बाद वाले क्लॉज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, और पहले वाले को प्रिंसिपल। और जिस सेंटेंस में एक हमारा क्या हो, प्रिंसिपल हो, और एक क्या हो, हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो दोनों को मिलाकर जो सेंटेंस बनता है वो कैसा बनता है, कंपाउंड बनता है। और वैसे आप सिर्फ क्या है, बट को देखते ही समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस कैसा है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। अब चलते हैं, देखिए, ही सेड, उसने कहा, ही सेड दैट ही वुड गो देयर, कि वो वहां जाएगा। उसने ये कहा कि वो वहां पर जाएगा। ही फिर सब्जेक्ट है, सेड फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि पहली फॉर्म से होती है, और जो वर्ब टेंस के अनुसार बदल जाए वो भी फाइनाइट होती है। और यहां पर फिर ही हमारा सब्जेक्ट है, और वुड का जो विल से वुड बना है तो ये भी बदली है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब है। तो इस प्रकार से जब दो सब्जेक्ट दो फाइनाइट वर्ब हो तो कंजंक्शन को देखें। कंजंक्शन फैन बॉयज नहीं है, फैन बॉयज के अलावा जो कंजंक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बता चुका हूं मैं, उनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग या
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है हमारे पास, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जहां भी लगता है तो वहां पे क्लॉज क्या बना देता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। और जब भी प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट इकट्ठे आते हैं तो वहां पे सेंटेंस कैसा बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य क्या है और क्या है, संयुक्त वाक्य, और इसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो इस प्रकार से आपका पहला काम यही आएगा कि आप देख करके सेंटेंस को पहचानेगा। पहला सिंपल है, दूसरा सी फॉर कंपाउंड है, और थर्ड हमारा कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं, क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पहचानना आएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद जो आपका होगा, एक काम और होगा, जब आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि आप सिंपल सेंटेंस को क्या बनाइए, कंपाउंड बनाइए, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको सीखना है। अब मैं कहता हूं राधा wants to learn डांस, कि राधा डांस सीखना चाहती है। वही सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट की डिफाइनेड वर्ब है, तो सेंटेंस अभी तक तो कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। कैसा है, सिंपल हमारा सेंटेंस है। अभी तक हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल है। अब आपको कोई ये कहे कि आपने इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, कैसा बनाना है, कॉम्प्लेक्स। सो स्टूडेंट्स आपको एक ध्यान रखना है, सेंटेंस आपको सिंपल बनाना हो या कंपाउंड, सॉरी आपको कंपाउंड बनाना हो या कॉम्प्लेक्स बनाना हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनमें, इन दोनों के अंदर ही आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, टू सब्जेक्ट्स चाहिए। क्या चाहिए, टू सब्जेक्ट्स चाहिए। और क्या चाहिए, क्या चाहिए, एटलीस्ट टू क्या चाहिए, फाइनाइट वर्ब चाहिए, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आ गया। तो इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब है, दूसरी वर्ब कैसी है, नॉन फाइनाइट है। तो क्यों ना हम इस नॉन फाइनाइट को फाइनाइट बना दें, क्यों ना हम इस नॉन फाइनाइट को फाइनाइट बना दें और इसको सब्जेक्ट दे दें और कंजंक्शन लगा दें हमारा सबऑर्डिनेटिंग, तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो आपको मैं जो बात बता रहा हूं ना कि सिंपल को कंपाउंड, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रक्रिया में एक ही चीज आपको चेंज करनी है, वो है वर्ब। अगर आप जब भी कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएंगे तो उसमें दो वर्ब दी होंगी। जो प्राथमिक कार्य हो आप उसको रखेंगे फाइनाइट वर्ब रखें, और दूसरी को क्या बना दें, नॉन फाइनाइट बना दें, तो ऑटोमेटिक वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अगर देखिएगा आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो क्या है, राधा की चाहत है, क्या है, राधा की चाहत है, अर्थात राधा wants, राधा wants राधा चाहती है, दैट क्या चाहती है कि, अब राधा ही तो है जो सीखना चाहती है, तो हम सब्जेक्ट यहां पे सी ले लेते हैं राधा के लिए, क्यों राधा ही है। राधा wants दैट शी शुड लर्न, उसको सीखना चाहिए, अर्थात वो सीखना चाहिए और वो सीखना चाहती है, शी शुड लर्न, उसको सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, डांस। क्या सीखना चाहिए, डांस। तो इस लर्न को, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब थी, मैंने इसको क्या बना दिया, शुड के साथ मैच करके यहां पे बना दिया, इसको फाइनाइट वर्ब बना दिया। तो इस प्रकार से दैट कंजंक्शन दे दिया, और दैट कंजंक्शन कौन सा कंजंक्शन है बच्चों, सबऑर्डिनेटिंग। कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कह सकते हैं। इस प्रकार से जो पीछे वाला क्लॉज हमारा क्या बनेगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो क्लॉज भी कैसा बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज और जो हमारा कंजंक्शन से अलग वाला होता है, इस पे कंजंक्शन, इसके सामने कंजंक्शन नहीं आता, उस क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। और जब भी बच्चों आपको ध्यान रखना, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट को जोड़ा जाए तो उन दोनों के परिणाम से जो सेंटेंस बनता है वो कैसा बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसा बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब ये जो फॉर्मेशन हुई है सेंटेंस की, ये सेंटेंस कैसा बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। था पहले कैसा, सिंपल था। कैसा था, सिंपल था। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जस्ट बाय चेंजिंग द फाइनाइट वर्ब इनटू नॉन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट इनटू फाइनाइट में आप चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार थोड़ा सा यहां से समरी देखते हैं, मैं सबको मिटा करके आप थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ताकि आपको, हम इसको समअप की ओर ले चलते हैं टॉपिक को। तो यहां से देखिए एक बार, अगर आपसे बात की जाए सिंपल सेंटेंस में क्या चाहिए आपको, सिंपल सेंटेंस में क्या चाहिए आपको, सिर्फ वन प्रिंसिपल। क्या चाहिए, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लॉज के बारे में बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। वन प्रिंसिपल क्लॉज जिस सेंटेंस में होगा, और वन प्रिंसिपल यानी कि क्लॉज को बनाने के लिए बच्चों आपको चाहिए एक सब्जेक्ट
और प्लस में एक ही आपको चाहिए FV, और जहां पर सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो तो वहां पर वन प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और जहां पर अकेला प्रिंसिपल क्लॉज होता है तो वो सेंटेंस कैसा कहलाता है? सिंपल सेंटेंस। कैसा कहलाता है? सिंपल सेंटेंस। जिस सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स? टू प्रिंसिपल होते हैं। क्या होते हैं? टू प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। ठीक है, टू प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, अर्थात टू प्रिंसिपल का मतलब हो गया वन प्रिंसिपल इज इक्वल टू वन सब्जेक्ट, यानी कि क्या मतलब हो जाएगा आपका? टू सब्जेक्ट एंड टू FV। ठीक है, फाइनाइट वर्ब हो जहां पर हो जाए। ठीक है, और उनको जोड़ दिया जाए किससे? किससे जोड़ दिया जाए? फैन बॉय से। ठीक है, या जो मैंने बताया था किससे जोड़ दिया जाए? फैन बॉयज के साथ साथ किससे जोड़ दिया जाए? हमारे को रिलेटिव कंजंक्शन से, जो जोड़े में आते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, तो वो भी हमारे इसमें काउंट होते हैं। तो वहां पर जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस कैसा बनेगा? कंपाउंड बनेगा। ठीक है बच्चों, और जहां पर हमारे पास क्या हो बच्चों? ये प्रिंसिपल क्यों कहा मैंने इसको कि टू प्रिंसिपल हो? वहां पर टू प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि अगर इस फैन बॉयज के कंजक्शन को हटा दिया जाए तो ये दोनों अपने आप में एक स्वतंत्र सेंटेंस बन सकते हैं। तो इसीलिए प्रिंसिपल के पास ये ताकत होती है कि वो एक सिंपल क्या है, क्या बन सकता है? एक संपूर्ण सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जिस सेंटेंस में क्या हो हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा होता है? जिस सेंटेंस में हमारे पास कम से कम एक प्रिंसिपल होगा, क्या होगा? कम से कम एक प्रिंसिपल होगा, और प्लस में हमारे पास दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? हमारे पास होगा दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा होगा? एक होगा सबऑर्डिनेट। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जहां पर ये बन जाए ऐसा स्ट्रक्चर कि कम से कम एक प्रिंसिपल, अर्थात एक प्रिंसिपल का मतलब है एक सब्जेक्ट इधर होगा, ठीक है, वन सब्जेक्ट एंड प्लस में वन FV इधर होगी, और कोऑर्डिनेट इसका सबऑर्डिनेट का मतलब ये है वन सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वन FV, यानी कि वन फाइनाइट वर्ब। जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो और उनको जोड़ दिया जाए, सबऑर्डिनेट क्यों कह रहा हूं? उसका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। ठीक है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं हमारे वो कंजंक्शंस, ठीक है, जो फैन बॉयज के अलावा होते हैं या कोरिलेटिव के अलावा होते हैं, जो कंजंक्शन जैसे मैंने बताया पहले भी, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, हुज, हुम, ठीक है, बिकॉज है, ठीक है, एज है, ये सारे किसका काम करेंगे? हमारा किसका? सबऑर्डिनेट का काम करेंगे। तो वहां पर जब हमारा एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट जुड़ जाता है तो वहां पे सेंटेंस कैसा बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। सो स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूं, आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो जो हमारी किसके ऊपर थी? हमारे सेंटेंस के काइंड्स के ऊपर थी, और सेंटेंस के काइंड्स किस हिसाब से? रचना के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से। सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे, आप इनको पहचान सकेंगे, और साथ साथ में थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन क्लॉजेस के बारे में दिया है, इसके ऊपर अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक इसमें डाल दिया जाएगा। अगर आप उसको देखेंगे तो आप बड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्लॉज क्या होता है और उसका निर्माण कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।